नमस्कार, जय हिंद, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से आज एक सभा में बैठा हुआ हूँ। हमारे साथ में बहुआयामी राजनीतिक पार्टी के महासचिव श्रीमान मुबीन गाजी साहब कस्तबी, अधिवक्ता हाई कोर्ट, जो वर्तमान समय में खास तौर से अल्पसंख्यक की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उस पर चिंतन मनन करने के लिए कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो एक मस्त होकर वोट करना चाहते हैं और सिर्फ एक ही पार्टी के पिछलग्गू बन के चल रहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा अन्य भी पार्टियां हैं जहां पर ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की तहकीकात किया जाए तो आपने देखा होगा कि इन लोगों को वहाँ पर काम जो है माइक, मंच, माला, दरी, टाट, पट्टी, यही सब मिलता है। शायद जितना उनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का या जितनी उनके अंदर प्रतिभा, उस हिसाब से उनका आकलन नहीं किया जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अन्य पार्टियों में मुसलमानों का राजनीतिक शोषण हो रहा है? इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और निश्चित तौर पर ये बड़े अफसोस की बात है कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी और चंद लोगों के चंगुल में फंसी हुई है। मुसलमानों की लगभग उत्तर प्रदेश में 25% आबादी है। यहाँ 3% वाले, 6% वाले लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और उन दल का सबसे बड़ा अगर वोट बैंक है तो मुसलमान है। और क्यों? सिर्फ तुच्छ लालच में अपना पैसा, अपना वक्त, अपने संसाधन उनके पीछे लगा रहा है। उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूँ, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और पहली बात, समाजवादी पार्टी को जो लोग समाजवादी पार्टी कहते हैं उन पे ही मुझे शक हो जाता है। सही है, मैं जबकि स्पष्ट तौर पर वह परिवारवादी पार्टी है। एक ही परिवार के तमाम लोग वहां बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो इन सब दलों में आखिर मुसलमान ने ही अपने पैसे से, अपने चंदे से, अपनी ताकत से इन सब पार्टियों को सभी पार्टियों में अपना लगाया है। मुसलमान को बदले में क्या मिला? FIR, झूठे मुकदमे, उनके घर तोड़े गए, दंगों में उनको निशाना बनाया गया। इन पार्टियों ने और इनके प्रमुखों ने इनके लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी, जिसको आप सब लोग कहते हो, उसने 2012 में सत्ता में आने से पहले तमाम वादे किए थे। एक वादा नहीं, सही बात है, बल्कि तमाम जख्म दिए। आज मैं देख रहा हूँ टिकट मांगने वालों में, उनके घर गिफ्ट ले जाने वालों में सबसे ज्यादा अगर तादाद, झंडा उठाकर ढोने वालों में, नारा लगाने वालों में अगर सबसे ज्यादा किसी की तादाद है तो मुस्लिम की है, नौजवानों की है। टिकट कितने लोगों को मिलेंगे? चंद लोगों। उन्होंने एक PDA बना रखा है जिसकी फुल फॉर्म लगातार बदलते चले जा रहे हैं। अभी कुछ बोला है कि P फॉर पंडित, कभी P फॉर पंडित हो जाता है, कभी P फॉर पिछड़ा हो जाता है, कभी P फॉर कुछ हो जाता है, कभी A फॉर अल्पसंख्यक है, कभी A फॉर आदिवासी है, कभी अगड़ा हो जाता है। तो इतने कंफ्यूज लोगों के पीछे, इतने गुमराह लोगों के पीछे इतनी बड़ी मुस्लिम जमात पागलों की तरह घूम रही है। जबकि अगर भारतीय राजनीति की इतिहास आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर किसी ने बुनियादी तौर पर नुकसान पहुंचाया है तो इन्हीं तथा कथित सेकुलर पार्टी। सही बात है। और जो लोग खुले तौर पर हमारे खिलाफ हैं वो तो भाई हमारे खिलाफ हैं। इसी कड़ी में मेरा दूसरा प्रश्न है, अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो मुस्लिम में एक जाति और धर्म को लेकर, धर्म नहीं जाति को लेकर जो क्लासिफिकेशन टाइप का चला है, अशराफ, अरदाल और पसमानदा के नाम से। तो कई सारी ऐसी वर्तमान सत्ता पक्ष पार्टियां हैं जो एक तरीके के आपस में विभाजन कराने का काम कर रही हैं, पसमानदा वर्सेस अदर मुस्लिम। तो इस जब और पार्टियां के इस पर क्या रुख हैं और आप इसको कैसे देखते हैं कि इस विभाजन कितना सक्षम होगा और इसका क्या बेनिफिट सत्ता पक्ष या विपक्ष को मिलेगा, और जो इस तरीके के विभाजन में शामिल हैं लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे विद्वान साथी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जातिवाद, ऊंच नीच इस्लाम में नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने तो जिनको उस समय अछूत समझा जाता था
उनसे कहा था कि काबे के छत पर खड़े होकर के आप अजान दीजिए। उसने तो पिछड़े लोगों को, शोषित लोगों को, दलित लोगों को आगे बढ़ाया। दुनिया में एक साथ कई कई गुलामों को बादशाह बनाया इसी इस्लामिक सिद्धांत ने। लेकिन लगभग 1920 के बाद से भारत में जो जातिगत विभाजन हो गया, एक खास वर्ग के लोग शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, राजनीति में आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए। पीछे रह जाने वाले लोगों की भी कुछ कमियां रहीं, आगे निकल जाने वालों की भी कुछ कमियां रहीं। उनके अंदर त्याग की भावना नहीं थी कि हम अपना ही चीज छोड़ करके इस आदमी को आगे बढ़ाएं, इनके लिए स्कूल खोलें, इनको पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए कोई इंतजाम करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजनीति में अभी तक आप देखते आए होंगे, मुसलमानों के चंद लोग, चंद बिरादरी के लोग बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और एक तमाम तबका जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी गद्दी समाज का हूं, आज तक हमारी बिरादरी का कोई एक आदमी कहीं कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बन सका। गिने चुने विधायक और सांसद बन पाए हैं। उनको भी टारगेट किया किसी न तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारी भागीदारी है, मुसलमानों की किसी बड़ी तंजीम, किसी बड़े संगठन में कहीं पर कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं। सही बात। अगर पसमानदा के नाम पर भी कुछ लोगों ने आंदोलन किए भी हैं तो एक या दो बिरादरी के चंद लोगों ने, और उनको जब टिकट मिल गया, मंत्री बना दिए गए या कोई और लाभ मिल गया, तो वो भी बोलना बंद कर दिए, वो भी बोलना बंद कर दिए। बल्कि हमारी तो पसमानदा के संदर्भ में दूसरी परिभाषा है। अच्छा। हम तो पसमानदा उसको मानते हैं जिसकी 3 पीढ़ियों में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सही बात है। कोई बड़ा कारोबार जिसके पास नहीं है, जो कि वास्तव में पीछे, जो जैसे कि अब पिछड़ा मुस्लिम महादलित की तरफ बढ़ता है, वो सब पसमानदा की श्रेणी में आ सकता है। अब जो सांसद बन गया, मंत्री बन गया, जिसका बहुत बड़ा जमाया कारोबार है, वो जाति से चाहे जो हो, वो पसमानदा कहाँ रह गया। सही बात है। तो इसलिए हमारे मुस्लिम वर्ग में उन लोगों को सोचना चाहिए जो एक मंत्री, विधायक, सांसद और बड़े बड़े कारोबारी और सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को पसमानदा कह रहे हैं, ये गलत बात है। जो वास्तव में पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, अच्छे नौजवान हैं, उनको, इन अगड़े लोगों को चाहिए आगे बढ़ाएं, उन पे पैसा खर्च करें, उन्हें संसाधन दें, उन्हें एक रास्ता तैयार करके दें। सही बात है। आप तो उसी जाति बिरादरी से संबंध रख सकते हैं और आने वाले हैं, और आपने पसमानदा की ऐसी परिभाषा पलट दी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा, और इस्लाम से जोड़ा है, ये काबिल तारीफ है। एक बात इसी साक्ष्य में मैं और रखना चाहूँगा, खासतौर से पिछड़ी, अगर मैं बहुत पुराना चला जाऊं, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आई और चुनाव आयोग को लेकर, राज्य का हो या केंद्र का हो, चुनाव परिसीमन को लेकर कई सारे साक्ष्य और सबूत हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, यदि मैं समीकरण का विश्लेषण करूं कि वहां पर किस समुदाय के लोग कितनी संख्या में थे। जैसे कि अगर अल्पसंख्यक की बात करें, भले ही अल्पसंख्यक कह दिया गया, लेकिन अगर क्षेत्र कालवास के विवरण करें तो वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी संख्या थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने या चुनाव परिसीमन ने कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाया कि उस सीट को रिजर्व कर दिया है या आरक्षित कर दिया है, यानी वहां पर कोई अगर सामान्य वर्ग का कोई विधायक या सांसद बनना चाहे तो वो शायद नहीं बन पाएगा। आप शाहाबाद धौरहरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हरदोई में आप देखेंगे संडीला के आगे एक बालामाऊ करके सीट है, वहां पर है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कभी ना कभी मुस्लिम बाहुल्य थी, जहां पर सिर्फ मुसलमानों के हिसाब से विधायक या सांसद बन सकते थे। जो वो शुरुआती हो गया, उसको इस तरीके से खंडित किया, काटने का काम किया, और ये दिखा कि इस गांव में ज्यादा हैं, और जो है चुनाव सीमन ने उसको रिजर्व कर दिया। ऐसा क्या कारण है कि आज इतने वर्ष हो गए और वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पुनः चेंज जो होना चाहिए। ये जोड़ तोड़ तो हुए हैं, और ये बात भी कही जा सकती है कि एक खास वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित करने के लिए भी किए गए हों। रिसर्च का सोचना यह है कि कांग्रेस, सपा और तमाम तथाकथित सेकुलर दलों को वही मुसलमान पसंद हैं, या उन्हीं लोगों को मुसलमानों का मसीहा बनाकर पेश करते हैं जो वास्तव में मुसलमानों के दिल से हमदर्द नहीं, सिर्फ स्वार्थी हैं। उनको अपना पेट भरने के लिए खुले तौर पर छोड़ा जाता है कि आप अपने लिए जो चाहो बनाओ, जो चाहो हासिल करो, दिखावे में खूब मुसलमानों की बातें करो, लेकिन बुनियादी तौर पर जब फायदा पहुंचाने की बात आती है तो कोई नहीं।
आप देख लीजिए कांग्रेस सरकार में जब मरहूम इलियास आजमी साहब जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अच्छा जी। उनके पुरजोर आवाज उठाने से सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्र आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस के समय में ही आ गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक, लागू नहीं और लागू नहीं हुई। ये बात तो सभी तो खास तौर से दर्शकों और मुसलमानों से कहना है कि इस बात को आपको गहराई से समझना है कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने उस कमेटियों को लागू नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान वो महादलित की तरफ टेंड कर गए। जिस कांग्रेस ने उन पर विचार नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, वो कांग्रेस 10 साल बाद फिर बदल गई कि फिर हम उसी की सरकार ले आए। और कांग्रेस का विकल्प बीजेपी और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस आखिर कब तक चलता है? सही बात है। आप अब ये बात साफ हो गई है कि हर वर्ग के पढ़े लिखे अच्छे नौजवान लोगों को राजनीति में बढ़ावा दिया जाए, और मुसलमानों का तो शोषण सबसे ज्यादा इन्हीं सेकुलर दलों ने किया है। और मुसलमानों का ये भी कहना पूरा बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा शोषण खुद मुसलमानों ने किया है। अपने लोगों चंद बिरादरियां ऊपर बैठी हैं, 85-90% गरीब मुसलमान, उनका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं। सही बात है। उनकी कोई आवाज उठाने वाला चिंतन मनन करने की आवश्यकता है पूरी कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपने जो बातें कही हैं बहुत कम समय में और बहुत तार्किक बातें कही हैं। मैं युवाओं से खासतौर से अल्पसंख्यक से निवेदन करूंगा कि इस पर वो चिंतन मनन करें और अपनी राय साझा करें। निश्चित तौर पर हम आपसे और आपके घर द्वार जल्द ही मिलने आ रहे हैं, और अपनी जो आपकी सोच है समाज को लेकर, उसको समाज में सोशल मीडिया के जरिए आगे रखें, प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें, ताकि एक बेहतर विचारधारा के तहत, बेहतर रणनीति के तहत हम आगे उतर पाएं, समाज में बढ़ पाएं और एक मानवता का सामाजिक कल्याण कर पाएं। जय हिंद, नमस्कार, सत्यमेव जयते।